आपको सब नाम आपका? देखिए, आपको याद दिलाने का पर्पज ये है कि छारा गांव, ये सारे गांव ही आपका छारा है, मानरोटी है, मातण है। ये मिट्टी ऐसी है कि यहाँ काफ़ी पीछे की कई पीढ़ियों से इन्होंने अच्छे अच्छे जो है पहलवान दिए हैं, बड़े नामी ग्रामी पहलवान, बड़े अर्जुन अवार्डी भी पहलवान हैं, हिंद केसरी भी, भारत केसरी भी, और आपका एशियाड लेवल पे वर्ल्ड चैंपियनशिप, आपके ओलंपिक में भी मेडल यहाँ के जो अखाड़े में पैदा हुए पहलवान उनके आए हैं। ये लाला दीवानचंद व्यायामशाला के नाम से ये एकेडमी शुरू हुई, और ये वीरेंद्र आर्य जी जो दिल्ली में फिजिकल के लेक्चरर हैं, हमने उन्हें इकट्ठा भी काम किया है। उन्होंने जो है बहुत अच्छे काम किए, वहाँ पे अच्छे बच्चे भी तैयार किए हैं और खुद भी बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन है वे। जैसे हमारे सिविल सर्विसेज के कंपटीशन होते हैं, उसमें उनकी 100 मीटर की रेस, 400 मीटर की रेस, 800 मीटर की रेस में, और आपकी रेसलिंग जो होती है एज के कैटेगरी वाइज होते हैं, उसमें हमारे डिपार्टमेंट में 5 या 6 इंक्रीमेंट मिल सकती है। जैसे आपकी पोजीशन आएगी उसमें सिल्वर है, गोल्ड है या ब्रॉन्ज है, उस हिसाब से आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगी जो ऑल लाइफ बेनिफिट होता है। वो 6 इंक्रीमेंट लिए हैं वीरेंद्र आर्य जी ने। अच्छा, उनके वेट में बस ऐसा होने लग गया बाद में तो कि भाई ये वीरेंद्र आर्य जी की वेट कैटेगरी है, विड्रॉ ही कर लिया करते बाकी पहलवान, तो भाई इसमें तो हमारी बात बनेगी नहीं, वो ही छोड़ दिया करते, चलो अब की बार नए किसी पहलवान को चांस देते हैं। इस तरह से बड़े उदार हृदय हैं आर्य जी। अच्छा, उन्होंने ये आपका जो पौधा लगा था, इसमें मैं आपका बाद में परिचय कराऊंगा। ये मिट्टी का अखाड़ा है और यहाँ पे साई के कोच है। यहाँ पे ये जो है बिजेंद्र सिंह जी जो है अब फिलहाल यहाँ पे कोच है, इन बच्चों को कोच कर रहे हैं। ये कुश्ती की बारीकियां सिखाते हैं। एक हमारे गांव के ओम प्रकाश दैया जी, वो भी जो है वो कोच हुआ करते, उनको अर्जुन अवार्ड मिला। फिर जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे पहलवानों को तैयार किया, उसी के परिणाम स्वरूप और भी अच्छे पहलवान तैयार किए उन्होंने, अर्जुन अवार्ड मिला। वो रिटायर हो गए हैं। पद्मश्री मिला जिनको, हाँ पद्मश्री, द्रोणाचार्य अवार्ड, सॉरी, अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्समैन को मिलता है। और अब जो है बिजेंद्र जी जो है ना, ये बागडोर संभाले हुए हैं। यहाँ पे बच्चों की का किस तरह से क्या शेड्यूल होता है, कितने बच्चे हैं, किस किस वेट कैटेगरी में है, उनकी फिलहाल आपकी स्टेट में, नेशनल में, एशियाड में, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक में कहाँ लेवल के कितने कितने बच्चे हैं, इनके बारे में कोच साहब बताएंगे। कोच साहब आप जरा बताओ उनको। नमस्कार जी, आप हमारे यहाँ पर आए, आपका दिल की गहराई से धन्यवाद। हमारे बहुत सारे बच्चे इंटरनेशनल पहलवान हुए हैं, जिसमें ओलंपिक के मेडलिस्ट बजरंग पुनिया और ओलंपियन दीपक पुनिया भी यहीं के पहलवान हैं, और वर्ल्ड चैंपियन प्रदीप देशवाल भी यहीं से हैं, और एशिया चैंपियन संजीत कुंडू, और एशिया चैंपियन मनदीप, और बहुत सारे इंटरनेशनल, विक्रम कोट इंटरनेशनल पहलवान, वर्ल्ड पुलिस के मेडलिस्ट, और दंगल के बहुत ही अच्छे पहलवान सुनील चोटीवाला के नाम से जाने जाते हैं। और फिलहाल भी हमारे मिट्टी नेशनल में 3 बच्चों के मेडल आए हैं, 2 के गोल्ड हैं। सचिन दैया कड़ोली गांव से हैं, और एक हमारे गांव छारा से है अनिकेत, उनका भी गोल्ड है। और हमारे गांव से है प्रदीप, वो सिल्वर मेडल लाया अभी भी। और ये जो लड़का है पीछे रजत, इसके 4 गोल्ड आ चुके हैं नेशनल में। ये सब जूनियर का पहलवान है और आने वाले समय का स्टार पहलवान होगा जी। और भी काफी पहलवान हैं जिनके नेशनल में मेडल हैं। इनका कोच साहब थोड़ा शेड्यूल बताओ आप, है ना, कि किस टाइम सुबह उठाते हो? इनको जी सुबह 4 बजे उठा देते हैं, और उसके बाद में प्रार्थना वगैरह, गायत्री मंत्र का जाप करके, प्रार्थना वगैरह करके 4:30 बजे इनको रेस लगाने के लिए ले जाते हैं। रेस लाने के बाद यहाँ एक्सरसाइज करवाते हैं, टेक्निक प्रैक्टिस और पूरी कसरत करवाते हैं। शाम को भी 4 बजे स्टार्ट हो जाती है प्रैक्टिस, और कंटिन्यू 3 घंटे तक प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो विजेंद्र जी, आपका एक अखाड़ा बाहर है, मिट्टी का अखाड़ा, हाँ जी, वो एक अंदर मैट लगे हुए हैं, इन दोनों की पैरेलल क्या जरूरत है? एक से नहीं काम चल जाए?
नहीं जी, ऐसा होता है ये कई बार हमारे हरियाणा में मिट्टी के दंगल होते हैं ज़्यादा, उस टाइम पे हम मिट्टी में प्रैक्टिस करवाते हैं। अच्छा जी। और बाकी मेन तो मैट का ही है जी, मैट का ही है। मैट पे ही करवाते हैं। अच्छा, और इनका जैसे रहने का, अब सर्दी का मौसम है, इनका नहाने का, दूसरी साफ सफाई का, हाइजीनिक कंडीशंस, डाइट वगैरह का किस तरह से क्या है? डाइट जी, ये दूध दही देसी खुराक खाते हैं ये सब, और शाकाहारी हैं ये सभी पहलवान। हमारे इधर मांस मिट्टी अंडा अलाउड नहीं है। देखो मुकेश जी, बहुत बड़ी बात है ये, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक रिवाज है ये। हालांकि जब बाहर जाते हैं ये पहलवान, इनको थोड़ा डाइट की समस्या तो आती है, लेकिन वो मैनेज हो जाती है। यहाँ का कोई भी पहलवान, इवन आपके कोच साहब हैं और जिसके संचालक हैं वीरेंद्र आर्य जी, वो तो बहुत बड़े आर्य समाजी हैं, उन विचारों के बिंदर जी भी हैं। यहाँ पे इवन अंडा भी हालांकि नॉन वेज में नहीं आता है, वेजिटेरियन एक अलग कैटेगरी है, फिर भी वो भी अलाउ नहीं है, मांस मूस बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं ये केवल शारीरिक विकास के लिए ही नहीं इन बच्चों को तैयार कर रहे, बल्कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी आर्यों की जो संस्कृति है, पूर्वजों की संस्कृति है, अच्छा उसको बढ़ावा देते हैं। यहाँ पे हवन यज्ञ वगैरह ये एक काम है। हवन जी हमारे यहाँ डेली होता है। डेली हवन कराते हैं। इनकी सुबह जो है वो अपना एक बार पीटी वर्क करा के, रनिंग करा के, बॉडी वार्म अप करा के पहलवानों की, और उसके बाद नहा धो के इनके फिर हवन कराते हैं सब बच्चों का। तो हवन से आदमी जो है दिमागी तौर से जो है वो बड़ा विद्वान भी होता है, मजबूत भी होता है, उसकी एकाग्रता भी बढ़ती है। तो ये एक नई बात है इस व्यायामशाला की, और ये वीरेंद्र आर्य जी की देन है, उनकी अपनी सोच है। ये वीरेंद्र आर्य जी के पिताजी हैं, ये संस्कार में उनको सब कुछ मिला हुआ है और इसी बात को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। हम ये मानते हैं कि इसमें पहलवान तो चलो बहुत सारे अखाड़े हरियाणा में बहुत सारे हैं, देश में हजारों अखाड़े होंगे इस तरह के जो आपके पहलवान जो वहाँ से पैदा होते हैं, लेकिन इस तरह संस्कारी पहलवान, यानी संस्कार, अच्छा नागरिक भी जरूरी है। क्योंकि पहलवानों के आमतौर पे ये है, आप कोच साहब इस बात को महसूस मत करिए कि जब आपका सुशील का मेडल नहीं आया था, उससे पहले पहलवान वो माना करते भाई ये तो ऐसे ही है, बस अपना घी खावे हैं, लेटे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करना, कब्जा करना, इस तरह का माना करते। लेकिन उस वो जो गलतफहमी कोई तोड़ा है पहलवानों ने बाद में ओलंपिक में तो देश की इज्जत बचाई है। फिर इन्हीं के मेडल आए, साक्षी मलिक का भी जो है वो ब्रॉन्ज आया, आपका सुशील का 2 बार आया, और जो है आपकी बार जो है ये बजरंग का सिल्वर ओलंपिक में, योगेश्वर का जो है वो ब्रॉन्ज था ओलंपिक में, रवि दहिया का सिल्वर अब की बार। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। सारे बच्चे ग्रामीण अंचल से निकल के आम बहुत ही कॉमन जो है पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं ये, क्योंकि हम भी इससे लगभग समाज से जुड़े हुए हैं। ये लगभग मतलब बिलो मीडियम परिवार है सारे के सारे। ये माँ बाप अपना मैनेज करके, इनका डाइट डूट का अच्छा खर्चा होता है उसको मैनेज करते हैं, और यहाँ इनकी जो है 10-10, 12-12 साल बच्चों की प्रैक्टिस कराते हैं। इनको बेचारों कई बार इंजरी भी हो जाती है, इनका जो है करियर भी दाव पर लगता है, लेकिन सभी बाधाओं को पार करके ये बच्चे बहादुर होते हैं। अच्छी इनको दिमागी तौर से मजबूत किया जाता है। और ये अपना कोच साहब मेरे दाई तरफ खड़े हैं, और जो है ये अभी आएंगे 5-7 मिनट में, रास्ते में हैं वीरेंद्र आर्य जी। हाँ, ये उनकी भी देन है। वो जो दिमागी तौर से किस तरह की काउंसलिंग करते हैं, उस तरह की समस्याओं से बाहर निकालते हैं इनको, और फिर अच्छे परिणाम देते हैं। तो नई बात जो मैं बताना चाहूँ तो वो ये है कि यहाँ पे एक आर्य समाज की पद्धति भी मतलब हमेशा से, जब से ये अखाड़ा जो अस्तित्व में आया है तब चल रही है, और इन बच्चों को सिखाया जा रहा है। हमारे इधर हर एक धर्म के बच्चे आते हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, और बाहर से जम्मू से बच्चे हैं, राजस्थान से हैं। हमारे यहाँ पे कोई फर्क नहीं होता, चाहे किसी का भी बच्चा हो। अभी पीछे अंडर 15 में सलीम पहलवान हमारे गांव के ही हैं, मुस्लिमों के लड़के हैं, उनका एशिया में मेडल आया था। और हमारे इधर कोई भी फर्क नहीं होता कि भाई, हम यहाँ ये पूछते ही नहीं है कि भाई किसका बच्चा है, कौन सी जाति से है, सब एक हैं, एक थाली में खाना खाते हैं सब, कोई फर्क नहीं होता इधर। और ये बड़ी अच्छी बात है। वो तो यहाँ पे जो भी बच्चा आएगा उसका उसी तरह से ही अपना प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो चाहे किसी भी प्रदेश से है। हाँ, कई स्टेट के बच्चे हैं। हाँ। जी, इस तरह पंजाब से भी हैं बच्चे, राजस्थान से भी हैं, और जम्मू से भी हैं, दिल्ली से हैं,
कई स्टेट के बच्चे यहाँ पर तो को साहब एक और बताओ आप, हाँ जी। इन बच्चों की पढ़ाई का क्या है? ये क्लास अटेंड करते हैं, नॉट अटेंडिंग है, कैसे करते हैं? पढ़ाई जी, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ये ज्यादातर पढ़ाई वाले ही हैं बच्चे। और इधर हमारे गांव में भी स्कूल है, उधर महराणा में है, दुजाना में है, यहाँ से बस आती है, उसमें चले जाते हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको थोड़ा पहले छोड़ दिया जाता है, वो स्कूल में चले जाते हैं। यानी क्लास रेगुलर अटेंड करते हैं बच्चे ये? हाँ जी। ये अच्छी बात है, क्योंकि आगे जो नौकरी करेंगे तो पढ़ाई की क्वालिफिकेशन भी जरूरी है। रजत नाम मेरा। रजत है नाम आपका, कौन से गांव से हैं? रोद से। रोद गांव से, शाबाश। और कब से यहाँ इस खाड़े में हैं आप? 1.5 साल से होगी। 1.5 साल से। तो इससे पहले और भी कहीं प्रैक्टिस की आपने? गांव में करता था पहले। गांव में करते थे। हाँ। अच्छा, तो आप रोज गांव में आते जाते हो कि यहीं पे रहते हो आप? यहीं पे गुरु जी के साथ ही रहते। अच्छा, गुरु जी के साथ रहते हैं आप, बड़ी अच्छी बात है। तो आपका जब 1.5 साल पहले आए थे और आज, तो आपका कुश्ती के लेवल में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। पहले जैसे स्टेट वगैरह ही खेली थी। अच्छा। अब यहाँ पे नेशनल भी खेल रहा है। अब नेशनल में गए हैं आप? हाँ, नेशनल मेडल भी, जैसे जूनियर में? कैडेट में। कैडेट में, अच्छा। उसमें क्या पोजीशन है आपकी? गोल्ड है। वेरी गुड, तो बताइए। और बताओ कोई आप कुश्ती के बारे में, आपका आगे मतलब क्या इरादा है, क्या संभावना है, मतलब कौन से आगे लिए तैयारी कर रहे हैं? आगे ओलंपिक की होगी। ओलंपिक की। देखो ये हौसले हैं मुकेश जी इन पहलवानों के। ये बच्चा गांव के अंचल से है, 1.5 साल से यहाँ पे है, और यहाँ पे इसकी अचीवमेंट अभी जो है आपका जूनियर में, यानी कैडेट बोलते हैं उसको, में गोल्ड था। बोले ये वही बच्चे है। ये बजरंग का भी वही स्टेप था जी? हाँ जी। और जो है आपका सुशील भी, दीपक भी। हाँ, तो ये उसकी प्रॉपर सीढ़ी है आपका एशियाड की या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलंपिक की है। आगे से बच्चे के इरादे बड़े बुलंद हैं, और ये इसके बाद इनकी तैयारी जाके ओलंपियन बनने की है। देखो ओलंपियन बनना ही बड़ी बात है, बाकी वहाँ पे सारे है ना उस वेट कैटेगरी में एक जैसे बहुत सारे पहलवान आते हैं वहाँ पे, बस यो भी हमने मैसेज करना चाहिए भाई मेरा मेडल आया, मेरा मेडल नहीं आया। अब हाँ, अब की बार हम देखें तो दीपक पूनिया जो है वो इस लेवल का पहलवान, वहाँ पे मेरे ख्याल में को साहब वो सेकंडों के हिसाब से ही मेडल से चूक गए, वो 7 सेकंड से चूक गए उनके भी, नहीं तो ब्रॉन्ज होना ही था। तो इरादे बुलंद है, बढ़िया है, नई उम्र ही से लड़के की, और हम आशा करते हैं कि ये अच्छा पहलवान बने, स्टार पहलवान। को सब बता ही रहे थे जैसे इसकी उम्र सब जूनियर की है, सब जूनियर में तो 3 मेडल दिए हैं, फिर हमने इसको जूनियर में भी लड़ा के देखा। अच्छा जी। और जूनियर में भी इसने गोल्ड मारा जी, अपनी से ज्यादा बड़े उम्र के लड़कियों में भी। ये कैटेगरी है मुकेश जी कि इसकी जो उम्र के हिसाब से कैटेगरीज होती है, जूनियर, सब जूनियर, सीनियर जो चलते हैं। तो ये पहले जूनियर में 3 गोल्ड आए, इसके बाद सब जूनियर में, अब जूनियर में भी लड़ा। फिर कोच साहब करें कि जैसे उम्र के हिसाब से इनकी अगली जो कैटेगरी बढ़ती है वो फिर आपकी जूनियर बढ़ती है। तो जूनियर में यानी उम्र में बड़े जो पहलवान थे, वेट कैटेगरी वही होती है, वहां भी ट्राई करवाया, तो वहां भी ये कामयाब रहे, इन्होंने गोल्ड लिया जी है। हाँ, ये अच्छी बात है। ये ही अच्छे पहलवान की संभावना होती है कि भाई उम्र की कोई वो नहीं चिंता करते, भाई मेरे से सीनियर है, इसका ऑलरेडी भाई इस वेट कैटेगरी में गोल्ड है, सिल्वर है, वो दिमाग में नहीं होते। तो खाड़े आमने सामने होते हैं ये, तो उन बातों को बुला देते हैं, और ये अच्छे लक्षण है अच्छे पहलवान के। अब जूनियर की आएगी जी। जूनियर की कहाँ पे होगी ये डिस्ट्रिक्ट तो यहीं पे बुक नहीं है, चाहिए यहीं पे भी हो सकती है, और नेशनल का भी पता ना चलेगा। चलो मुकेश जी, वहाँ कवर करेंगे अब की बार जब इनकी ये टूर्नामेंट होगी। हाँ, वहाँ पे और भी पहलवान आओगे, ठीक है, वहाँ तो फिर अगर रूब होंगे पहलवानों से। और जी हमारे 10 बच्चों का अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में नंबर पड़ा हुआ है, जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलेंगे महाराष्ट्र में, और हमारे को भी देखिए अच्छा रिजल्ट आएगा उधर भी। और छोटे बच्चे ये दिल्ली स्टेट में गोल्ड मेडल इस लड़के का। वेरी गुड, आओ आगे आओ, शाबाश, आ जाओ, ये इधर आओ, इधर आओ, शाबाश। क्या नाम है? कार्तिक। कार्तिक, ठीक बात है। दिल्ली स्टेट में कितनी वेट कैटेगरी में? 38 में। 38 में, शाबाश। ये भविष्य का पहलवान, आने वाले समय का अच्छा पहलवान है जी, है बहुत ही मेहनती है और अच्छी प्रैक्टिस करता बच्चा। आप में कोई आओ आगे जो डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन हो, स्टेट में पोजीशन हो,
ये सारे अच्छे पहलवान हैं जी, ठीक है ना। ये नए बच्चे हैं। हाँ, नए बच्चे हैं, ये सारे अच्छे पहलवान बनेंगे, शाबाश। चेहरों पे बड़ा विश्वास है, बहुत बढ़िया। हाँ जी। यहाँ पे कोई भी चीज जो अचीव करना चाहते हैं, जिस काम पर लगे हुए हैं, क्या आपने पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, कुश्ती करनी है, उसके आपके इरादे बुलंद होंगे, सही टाइम टेबल होगा और आप अनुशासित रहेंगे। एक वर्ड मैंने बोला है, अनुशासित। अनुशासन केवल डंडे से नहीं चलता कि अनुशासित। यहां तो सौभाग्य से आपके कोच साहब, आपके संचालक वीरेंद्र आर्य जी, जो दिल्ली लेक्चरर है, बारीकी से सबसे जो जानते हैं, अच्छे पहलवान भी हैं, तो अनुशासन को अपनाइए आप। ये नहीं है कि अब कोच साहब आज नहीं है या आर्य जी आज नहीं है तो मस्ती करें, नहीं। वो एक दिन का ही जो आपका गैप हो जाएगा, वो आपकी कई दिन की प्रैक्टिस का नुकसान कर देगा। तो मेरा अपना तजुर्बा, मेरी अपना संदेश ये है आप लोगों को कि जिस तरह से यहाँ इस व्यायामशाला का इतिहास रहा है, और बढ़िया इसके संचालक हैं, बढ़िया कोच है, यहाँ पे दिन रात आपके साथ साथ मिलकर आपकी प्रैक्टिस कराते हैं, इतने अच्छे अच्छे पहलवान दिए। ओलंपिक से ऊपर तो कुछ नहीं होता ना, ओलंपिक ऊपर कुछ नहीं होता ना, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक, जब वहां भी मेडल आ गए हैं आपके बच्चों के, बजरंग है, पुनिया है, 8-10 नाम बताए हैं कोच साहब ने, तो आप वो आपकी तरह ही थे। जिस टाइम यहाँ पे आए वो आपकी तरह ही थे बिल्कुल। हमने बजरंग को देखा है कोच साहब के साथ, जो ना इतना छोटा बच्चा था, वो इतना ही था, तो था बिल्कुल यूं, ठीक है ना। अच्छा, बिल्कुल यूं आपकी तरह से। लेकिन एक बात कोच साहब ने हमने इससे सीनियर शेयर की थी, बजरंग में एक खास बात थी, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, ओले पड़ते हो, लू चलती हो, कुछ भी हो, चाहे हालात कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, लेकिन बजरंग पुनिया ने कभी खाड़े को मिस नहीं किया। सबसे पहले आना, सफाई करना, खाड़े को खोलना, ये उसकी एक रेगुलर ड्रिल थी, एक तपस्या थी उसकी। उसका परिणाम है तो बजरंग के साथ बहुत सारे आए होंगे ना। हाँ जी। आए भी हैं। एक यात्रा है, कुछ 2 किलोमीटर चला है वो रह गया, 5 किलोमीटर चला वो रह गया, लेकिन बजरंग के इरादे बुलंद थे, अच्छी कोचिंग थी, अच्छी गाइडलाइन थी उनको, कहां पहुंच गए जहां पहुंचना चाहिए था। तो आप भी ये सब कुछ कर सकते हैं। उसके जी अखाड़े के प्रति बहुत श्रद्धा थी जी, बहुत ही। अभी देखते हैं हम, चाहे दुनिया के कितने बड़े बड़े कोच को ना, मैं कोच साहब एक बार ले गए थे मेरे को, जब इनकी वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए साइड ट्रायल थी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दिल्ली, तो सबको छोड़ के यहाँ के उन्होंने सबसे पहले अपना जो है प्रणाम किया अपने गुरुजी को। पता है ये है गुरुजी उसके, तो बिल्कुल जिस तरह से वो कुम्हार मिट्टी से मटका बनाता है, बाद में तो उसमें रंग वंग करके कैसे बना दे, लेकिन मटके की शेप सही जो है वो वीरेंद्र आर्य जी ने दी है उनको। तो ये फिलहाल आपका एक कच्ची मिट्टी से एक मिटका बनाने का टाइम है, और उस चाक पर घूमने लग रहे हैं आप, घुमाने वाले हैं कोच साहब हैं, आर्य जी हैं, उसको आपको कैसा बनाना है, ठीक है। हाँ, वो बनने लग रहे हैं आप उसमें पेशेंस रखिए। उसके नीचे हाथ लगाता है, लेकिन ऊपर उसके थापी मारता है, वो लगाता है, लेकिन उसको टूटने नहीं देता। तो छोटी मोटी कोच साहब आपको डांट भी लगाते होंगे, कई बार आपको पनिशमेंट मिलती होगी, रनिंग की मिलती, और तो क्या देंगे आपको, हैं। हाँ, तो इन चीजों को बड़ा खुशी से आप एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े। मेरा संदेश साहब, बड़ी सौभाग्य की बात है कि जी कोच आगे हैं, संचालक जी भी, वीरेंद्र आर्य जी भी। परीक्षा मैंने करा था आर्य जी का, मैं फिर बता दूं आपको, आर्य जी ने और हमने लगभग हमारी कर्मस्थली इकट्ठी रही है, दिल्ली में हमने काम किया है। आर्य जी फिलहाल भी कार्यरत हैं दिल्ली में, ये फिजिकल के लेक्चरर, मतलब ऐसा है कि जैसे टीकरी स्कूल में फिलहाल हैं, तो यूँ मानते हैं कि टीकरी स्कूल आ गया इन्वेटेड कैटेगरी में, तो कुश्ती में ये बच्चे लेके जाएंगे मेडल, ये एक बना हुआ है इनका। और बहुत अच्छी साथ लगकर प्रैक्टिस कराते हैं, खुद भी अच्छे रेसलर हैं, ये पहले बताया मैंने, खुद भी अच्छे रेसलर हैं। इनकी 5-6 इंक्रीमेंट, 2-3 तो अपने हाथ से मैंने इनकी सर्विस की हुई है। जब पूरी 5-6 होगी, फिर दूसरे पहलवान आए, कहने लगे बोला कोच साहब आपका पूरा हो गया, ठीक है आप रहने दो। वो तो किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती, लेकिन हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कोच साहब छोड़ दो आप, ये ना लड़का है, इसको मौका दो। तो इस तरह का इनका व्यवहार रहा है।
और अपने फील्ड में इनको सिखाने के बाद या खुद पढ़ाई करनी है या खुद भी अपने गेम में परफॉर्म करना है, वहाँ भी इन्होंने बहुत बढ़िया एक उस तरह के परिणाम दिए हैं। और हमारे वहाँ दिल्ली में अच्छे जो टीचर हैं अपनी कार्य क्षेत्र में, इनको वहाँ पे स्टेट अवार्ड भी मिला है। इसके लिए बधाई के पात्र है। कोच साहब, ये तालियां बजा दी और बेटे इस बात की ले ली आपकी, जरा क्या संदेश देते हैं आप देश के पहलवानों के लिए? मुझे भी ज्ञान था, बाकी कोच साहब ने बताया कि यहाँ के जो पहलवान हैं वो किस लेवल तक पहुंचे हैं। तो आप थोड़ा बताओ या कुर्सी जगत के बारे में, दो शब्द, क्या संदेश है देश के पहलवानों के लिए? और यहाँ जो आपको जो फैसिलिटीज मिल रही हैं, ये तो आप अपने लेवल पर कर रहे हैं या कोई आपको हेल्प कर रहा है इसके लिए? और क्या आस करते हैं आप कि सरकार इस तरह के जो एकेडमी जो चली हुई है उसमें सरकार किस तरह की और सहायता करे तो कितने और इससे बेहतर परिणाम आ सकते हैं? देखो जी, एक तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप यहाँ ऐसे इलाके में आके आपने खिलाड़ियों को देखा, कितने कठिन दौर से एक खिलाड़ी गुजरता है और उसको कितनी तपस्या करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब ग्रास रूट पे ही सब कुछ है दारमदार। जो ओलंपिक में हमारे मेडलों की जो कमी है वो हमें ग्रास रूट पर अच्छे ढंग से कोचिंग नहीं मिल पाती। हमारे देश के अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन जब ग्रास रूट पर जब बच्चे का सही नींव भरी जाती है तो ओलंपिक से आपने ये आपके सामने है रिजल्ट। काफी बच्चे जो निकले हैं कि एक बार देखते हैं आप, जहाँ यहाँ से जो बच्चा जाता है उसको कैच कर लेते हैं। अच्छी अच्छी अखाड़े हैं जो या बड़ी कंपनियां हैं वो भर्ती भी हो जाते हैं, क्योंकि उनका ग्रास रूट लेवल पर अच्छा वर्क किया हुआ होता है। एक तो एक मनुष्य सबसे प्रथम इकाई है। अगर वो किसी तरह से भी घाटिया सौदा नहीं है सरकार के लिए। अगर हमारे बच्चे मजबूत हो जाते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत हो जाते हैं, मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं, तो देश को इनके ऊपर खर्चा करने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी मशीन तैयार हो जाती है और राष्ट्र के लिए हमेशा के लिए काम करती है और उपयोगी रहती है। अब हमारे बच्चे जैसे बचपन में अगर नशे में पड़ जाते हैं तो हमें सरकार को कितने डॉक्टर लगाने पड़ते हैं, कितने हॉस्पिटल बनाने पड़ते हैं उनके रोकथाम के लिए, कितने जेलें बनानी पड़ती हैं, कितनी भर्ती करने पड़ते हैं। तो आप ये देखो सारा एक गलत रास्ते की तरफ हमारा डाइवर्ट हो गया। एक हमारा पॉजिटिव अप्रोच होती है ये, अगर बच्चा मजबूत बनता है, वो राष्ट्र के लिए काम करता है, वो फौज में काम करता है, वो जीतता है, इतना अपने घर के लिए कार्य करता है, तो सब कुछ राष्ट्र मजबूत होता है। तो मैं तो ये कहता हूँ राष्ट्र ने बच्चे के ऊपर पूरा फोकस कर देना चाहिए ग्रास रूट पर। जैसे ओलंपिक में मेडल आने के बाद घोषणा करते हैं 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़। अब बच्चे को जरूरत होती है यहाँ ग्रास रूट पर 2000 की, 3000 रुपए की, 4000, 5000 रुपए। ये अब यहाँ स्कीम बना सरकार ने दी थी भाई 2003 में, 4 में दी थी 1000 रुपए पर मंथ थे। आज भी वो 1000 रुपए पर मंथ है। 10-12 बच्चों 6 महीने में दोबारा उनको बदली करो। तो यहाँ ग्रास रूट लेवल पर उनको 3-3 हजार रुपए पर मंथ दे दो। उन बच्चों को साल 2 साल के लिए उनके लिए अवसर दो आगे बढ़ने का, क्योंकि जब बच्चे को एक बहुत गरीब घरों हमने बेरा है, हमने भी बच्चों को हम भी खूब प्रयास करते हैं भी कैसे कम से कम पैसे में काम चले, लेकिन कई बार मजबूरी बच्चों के पास इतनी मजबूरी होती है कि मेरे पास पता है कई बच्चे तो इतने गरीब घरों के, उनके बच्चे उनके माता पिता मजदूरी करके उन बच्चों को यहाँ खाड़े में छोड़ रखे हैं और टैलेंटेड बच्चे हैं। अगर उन बच्चों को ग्रास रूट पर अच्छे ढंग से 3000 रुपए, 4000 रुपए, 5000 रुपए पर मंथ मिल जाए और उन बच्चों को अगर 2 साल परफॉर्मेंस दे देते तो नेक्स्ट बच्चों को अपॉर्चुनिटी, अगर बच्चे वे नेशनल लेवल पर मेडल जीतते हो तो उनको और थोड़ा मोटिवेट कर दो और बढ़ा दो। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ ग्रास रूट लेवल पे अच्छे इक्विपमेंट, अच्छी हॉल, अच्छा कोच ये उपलब्धता सरकार ने करा देनी चाहिए, क्योंकि वो एक राष्ट्र मजबूत होता है। एक ऐसी बात नहीं है खिलाड़ी मजबूत होता है, इस बात से हमारा राष्ट्र मजबूत होता है। तो मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ ग्रास रूट पर अच्छी कोचिंग, अच्छे इक्विपमेंट सरकार ने कम से कम ये दे देने चाहिए। और जो सरकार को करोड़ों रुपए
लगा के जो चीज चलानी पड़ती है। यहाँ हरियाणा के अंदर तो ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने साधनों से, जैसे हमने अपनी जमीन में बनाया, हम प्रयास कर रहे हैं, सरकार ने अगर ऐसी संस्था चलाए तो करोड़ों रुपए महीने के खर्च हो उसके, और हम उसको, सरकार को इक्विपमेंट दे देती है थोड़े बहुत 5-4 साल में, यही खर्चा है, क्या खर्चा है। तो और अब तो खले हरियाणा सरकार ने इस 3-4 महीने से कोच भी दिया है, उसको 20,000 रुपए दे रहे हैं पर मंथ। ऐसे ही अच्छी स्कीम है, उसकी हम सराहना करते हैं। जो सरकार अच्छी सहायता करती है जिस लेवल पर, जैसे अब नर्सरी दी है सरकार ने 3-4 महीने से, तो हम इस चीज की सराहना करते हैं। और जो बच्चे उनको मोटिवेट करते, जो अच्छा करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, उन बच्चों को बार बार ऐसे ही मोटिवेशन देना चाहिए, उनको खर्चा भी देना चाहिए। तो कोई बड़ी बात नहीं यार। एक आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सप्लीमेंट वगैरह आजकल इतना भयानक खेल चला हुआ, कई लाख करोड़ का, जो सप्लीमेंट के नाम से बच्चों की किडनी फेल, लीवर फेल, नपुंसक हो रहे हैं बच्चे, ऐसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीपी, पता भी नहीं होता था खिलाड़ियों को बीपी भी कोई चीज होती है। लेकिन सरकार का पता नहीं क्यों ध्यान नहीं, आगे इन दुकानों पर छापे क्यों नहीं मारते। एक जो चीज राष्ट्र के लिए बिल्कुल निखर के आनी चाहिए, ये चीज ओके है, ये चीज खाओ सभी, ये अब इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। कोई भी चीज, नकली चीजों के ऊपर तो बहुत ज्यादा सजा होनी चाहिए। अब कोई भी नकली इक्विपमेंट, अगर ये बच्चे ने तो जो बाजार में आ जाती है, सोचती है सरकार की चीज है, और उसको खाते हैं, फिर उसको परिणाम उसके बच्चे बिल्कुल लाइन पर चढ़े चढ़ाए खराब हो जाते हैं। तो हम तो ये जो इस प्रकार की चीजें बेचते हैं उनके ऊपर बैन होना चाहिए, और अच्छी चीजों के ऊपर, खाने की चीजों के ऊपर सरकार ने बताना चाहिए भाई इस चीज में यह है, इस चीज में ये खाओ, इस ढंग से खाओ, तो हमारे ओलंपिक से मेडलों की कोई कमी नहीं रहेगी इस देश के अंदर। या इस देश के अंदर ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना घर धरती सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है, उनको अवसर मिलना चाहिए। तो आपको इस माध्यम से यही कहना चाहता हूँ भाई, जो बच्चों को ग्रास रूट पर अच्छी से अच्छी कोचिंग, अच्छी इक्विपमेंट और ये चीजें मिले तो इससे राष्ट्र मजबूत होगा। और आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप यहाँ आके हमारी शुद्ध ली। सवाल और है आर्य जी, देखिए ये हमारी सरकार की पॉलिसी है कि भाई जो एशियाड में मेडल आएगा या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ओलंपिक में, उनको तो मतलब कैश रिवार्ड भी ठीक दे रहे हैं और उनको नौकरी भी ठीक दे रहे हैं। डीएसपी लेवल की पुलिस में नौकरी, उसके बराबर की खेल विभाग में या दूसरे डिपार्टमेंटों में। तो इसमें जो बच्चा बड़ा मतलब होनहार बच्चा है, जिसका अच्छा भविष्य है, किसी कारण से इंजर्ड हो जाता है और वो उस बाधा को पार करके वहां पर नहीं पहुंच पाता, तो वेट कैटेगरी में तो एक बच्चा ही जाएगा आपका। तो ऐसा कोई आप सुझाव या कोई है रोड मैप आपके पास कि इन बच्चों को, जिस बच्चे का जिले लेवल पे या स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे या यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पे उनके मेडल आए, तो उनको अभी कोई कैश रिवार्ड या कोई इस तरह ही की नौकरी, ताकि बेचारेगा, क्योंकि वो कई बार बच्चा इतना इंजर्ड हो जाता है तो वो तो उस लाइन में नहीं आ पाता, तो उसका कम से कम एक जिंदगी भर का रोटी का जुगाड़ हो जाए। ऐसा जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आख बच्चे प्रथम इकाई है, अगर एक तो इनका इंश्योरेंस होना चाहिए, बहुत जरूर सरकार की तरफ से इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर भाई किसी को कोई इंजर्ड हो जाता है, और एक नौकरी, पता ना क्या बात है, अब नौकरी की पीछे एक सरकार क्यों नहीं दे पा रही। मैं देखूँ हर बच्चे को योग्यता के अनुसार नौकरी तो दे देनी चाहिए, क्योंकि काम, अगर काम करेगा तो राष्ट्र मजबूत होगा, अगर काम नहीं करता तो उसको हटा दो, क्या जरूरी है। और काम तो देना चाहिए सरकार ने, क्योंकि ये तो जब काम, इतने हाथ काम करेंगे, एक अब सरकार सोचती है भाई जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या है। मैं तो जनसंख्या को समस्या नहीं मानता, क्योंकि अगर जितने काम हाथ मजबूत होंगे, जितने हमारे नागरिक मजबूत होंगे और वे काम करेंगे, तो राष्ट्र उससे मजबूत होगा। जनसंख्या से कभी भी कमजोर नहीं हो सकता राष्ट्र, जनसंख्या तो मजबूत होता है, लेकिन जनसंख्या वह मजबूत होनी चाहिए, वह कमजोर नहीं होनी चाहिए। आगे उसको काम में लगाओ, काम भी करेगा, तगड़ा भी रहेगा, उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, ये चीजें तो फ्री होनी चाहिए। और जो टैक्स देते हैं उनके लिए 10% ले लो, 20%, ये तो माँ बाप के ऊपर सबसे बड़ा बोझ ये है, मेरे बच्चे को रोजगार में लगा कि नहीं मिलेगा, ये तो समस्या होनी ही नहीं चाहिए। अब जो जैसे
माता पिता किस लिए चिंता करेंगे जब उनको पता है तेरे बच्चे को भाई जैसी योग्यता होगी उसको काम मिल जाएगा, उसको क्यों टेंशन लेनी है। वो आदमी उससे 10% टैक्स ले लो, 20% ले लो, 30% ले लो, 40% ले लो, क्या है वो अपनी युवा पीढ़ी के ऊपर खर्च करना है, उनको योग्य बनाना है। पूरी दुनिया को देख के चलो ना, अगर हमने पूरी दुनिया को माध्यम बना के व्यापार करना, हमने अपने लोगों को मजबूत बनाना है, तो दुनिया बहुत खाली है। दुनिया जहां खाने के लिए ना जमीन है, जहां रहने के लिए नहीं है, ऐसी भूमि है यहाँ 3 महीने में पता न कै गुना हमारे को मिल जाता है, फिर भी हम कमजोर हैं। तो ये पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। ये तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, तो अपने नागरिकों को सबसे मजबूत बनाओ, उनको जागरूक बनाओ, उनको अवेयर बनाओ, उनको किसी चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए। जो काम नहीं करता उसको जेल के अंदर दे दो, उससे जबरदस्ती काम कराओ, जो नहीं पढ़ता उसको जबरदस्ती पढ़ाओ। मैं तो आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं अपने नौजवानों को, भाई नौजवान को जैसा काम लगाओगे वैसा ही काम कर देगा। उसको थाली पड़ा छोड़ दोगे, वो थाली रहना सीख जाएगा, वो काम नहीं करेगा, वो कोई काम नहीं करेगा। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, वो काम लाओ और उसको रोजगार दो पक्का। ये तो चिंताएं नहीं होनी चाहिए किसी माँ बाप को मेरे बेटे को रोजगार नहीं मिला। रोजगार हर एक बच्चे को होना चाहिए। धन्यवाद। मुकेश जी, लास्ट संदेश ये है, ये सारा विजन बड़ा साफ है आर्य जी का, कि ये करें कि जनसंख्या समस्या नहीं है, बीमार और कमजोर जो यूथ इस देश का है वो समस्या है। अगर वो दिमागी और शारीरिक तौर पे मजबूत है, स्वस्थ है, तो वो समस्या नहीं है। वो देश की जो प्रोडक्शन है, उत्पादकता है, उसमें उसका कंट्रीब्यूशन होता है और देश आगे बढ़ता है। और ये ठीक है, जो आदमी जहाँ जिसके भी काबिल हो, जो भी नौजवान किसी के भी कितना ही पढ़ रहा है या स्पोर्ट्स में किसी लेवल का है, उसी प्रकार की सरकार उनकी गारंटी दे, ताकि माँ बाप की चिंता खत्म हो जाए, बच्चों को भी अपने भविष्य की चिंता खत्म हो जाए और वो केवल अपना सारा फोकस अपनी प्रैक्टिस के ऊपर करे, और इससे उसके परिणाम और बेहतर आने की संभावना है। तो ये बहुत ही धन्यवाद भाई, छोटे पहलवानों का भी, कोच साहब, इंदर जी, आर्य जी, आपका भी। और ये आप जो भी इस वीडियो को देखें, तो ये हमारा अपना यूट्यूब चैनल है, मेरा डीपी दिया के नाम से, ये मैक्स व्यास जी, और ये भारत टुडे, ठीक है, इस पे देखेंगे आप, थोड़ा एडिट डालेंगे इसको जो आपको ठीक लगे, अच्छा लगे कि ये संदेश जाएगा बाकी जगह, तो आपके जो पहलवानों की जो क्लास है उसको फायदा होगा, देश को फायदा होगा, तो इसको आप शेयर भी करना। धन्यवाद आपका। तो ये सब रेसलर्स जो हैं वो वहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग ली है और देश का नाम ऊंचा किया है, और जो गोल्ड मेडल जो ओलंपिक्स में है उन्होंने इसमें काफ़ी महारत हासिल की है। तो आज मुझे काफ़ी वो मिला, जो दहिया सर के साथ मैं वहाँ पे आया और हमने उनसे बातचीत की, और उसके बाद हम अब वापस आ रहे हैं बादुगढ़ की तरफ। तो काफ़ी अच्छा रहा इंटरव्यू, और वो वीडियो अभी 1-2 दिन में एडिट करने के बाद आपको हमारे चैनल जो बादुगढ़ टुडे है उस पे डाल दी जाएगी, और हमारी इंडिपेंडेंट चैनल पे भी सिमल्टेनियसली डलेगी, तो आप उसको देख सकते हैं। अपने कमेंट्स बताएं, और इस तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हुआ है तो, और वीडियोस को ज़रूर शेयर करें लोगों तक, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हाँ, इस तरीके की हम आपको वीडियोस ला के देते हैं जो आपके गांव से जुड़ी हुई है, जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो भी वीडियोस हैं वो हम आपको लाकर देते हैं, ताकि आपको उनसे कुछ सीखने को मिले, कुछ मोटिवेशन मिले, और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर करें। बस ये ऐसे बता ही दिया आपने कि आज एक ये सब्जेक्ट आपका, क्योंकि हरियाणा में जो है ये जो कुश्ती का जो टॉपिक है ये हमेशा भी बड़ा इम्पोर्टेंट और फ्रेश रहता है। ये जिक्र किया आपने, ये जो रेसलिंग का जो टॉपिक है, जो विशेषकर हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए बहुत ही फ्रेश रहता है, बड़ा इम्पोर्टेंट भी है। जब किसी भी लेवल का कोई भी कंपटीशन होता है, चाहे वो स्टेट लेवल का है, नेशनल लेवल का है, चाहे वो आपका एशियाड का है, जूनियर का, सीनियर का, या फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप और ओलंपिक, मतलब यहाँ के
पहलवान उसमें लगभग हर कंपनी में पार्टिसिपेट करते हैं, बढ़िया परिणाम देते हैं। आमतौर पर ऐसा कि जो औसतन हम देखें तो 40% के आसपास जो रेसलिंग में मेडल दोनों बॉयज़ गर्ल्स सभी कैटेगरी मिला के और हरियाणा के पहलवानों की होती है। तो आज ऐसे ही एक व्यायामशाला, लाला दीवान चंद व्यायामशाला एवं योग केंद्र छारा गांव में, जिसके संचालक वीरेंद्र आर्य जी दिल्ली में जो लेक्चरर हैं, वहाँ पे हम गए, उनका इंटरव्यू हुआ और उनकी कार्यशैली पूछी, किस तरह बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं। बच्चों से भी इंटरव्यू किया हमने। एक बच्चा आज मंगलवार था, वो प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे थे, लेकिन एक दो मिला बच्चा जिसके नेशनल में गोल्ड मेडल 2-3 बार लगातार आए हैं। तो आज ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये अच्छा पता लगा कि बिल्कुल रूट लेवल पे किस तरह से पहलवानों को तैयार किया जाता है, क्या उनकी जो है वो जीवन शैली है, किस तरह से कितनी वक्त से वे उठते हैं, किस तरह प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह की डाइट होती है, किस तरह से उनके घर वाले आम से परिवार से होते हुए भी उनका खाने पीने का डाइट का प्रबंध करते हैं। और यह सब हमें पता लगा आज के इस इंटरव्यू से। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी दूसरे बहुत इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट इशू के साथ। थैंक यू अगेन।